नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया शुरू करने जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इससे पहले हम लोगों ने मिडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उन सब वीडियो को नहीं देखा है तो उन सब वीडियो को चैनल पे जाके आप रेफर कर सकते हैं। आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, जो पहला चैप्टर जो है मॉडर्न हिस्ट्री का, उसको आज से हम लोग देखेंगे और इस चैप्टर को पूरा का पूरा हम लोग एमसीक्यू के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। एमसीक्यू करने से आपका थोड़ा सा जो नॉलेज है उसका भी टेस्ट चेक होते रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, और मैच द फॉलोइंग में कुछ वॉयेजर्स के नाम दिए हुए हैं और कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं, यानी कि कौन सा वॉयेजर जो है वो किस कंट्री से आया है। तो सबसे पहले है वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा कहाँ से आया था? तो वास्को डी गामा आया था पुर्तगाल से। और क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में हम लोग जानते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से आया था? तो ये आया था स्पेन से। कैप्टन कुक कहाँ से आए थे? तो ये आया था ग्रेट ब्रिटेन से। और तास्मन जो है ये आए थे हॉलैंड से। यानी कि वास्को डी गामा आया था पुर्तगाल से, क्रिस्टोफर कोलंबस आया था स्पेन से, कैप्टन कुक आया था ग्रेट ब्रिटेन से और तास्मन आया था हॉलैंड से। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2143 इज द करेक्ट आंसर। अब जो वास्को डी गामा जो था, वास्को डी गामा ने सी रूट की खोज की थी इंडिया आने के लिए, यानी कि पुर्तगाल से इंडिया आने के लिए जो सी रूट की खोज थी वो किया था वास्को डी गामा ने। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसका सी रूट का खोज किया था? तो वो किया था अमेरिका के सी रूट का खोज किया था। कैप्टन कुक ने जो थे, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रिया की खोज की थी, ऑस्ट्रेलिया की। और जो टैस्मन थे, टैस्मन ने तस्मानिया और न्यूजीलैंड के सी रूट की खोज की थी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2143 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग विजिटर्स टू इंडिया डिड नॉट बिलोंग टू पोर्चुगीज कंट्री, यानी कि कौन सा पोर्चुगीज कंट्री जो है उससे नहीं आया है। तो दुआर्ते बारबाडोसा, डोमिंगो पीज और फर्नाओ नूनीज, ये तीन के तीनों जो है ये पोर्चुगीज से आए थे। जबकि पीटर मंडी जो थे ये ब्रिटिश ट्रैवलर थे और ये जो है शाहजहां के समय में इंडिया में आए थे। पीटर मंडी किसके शासन में आए थे? तो शाहजहां के समय में इंडिया में आए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीटर मंडी इज अ ब्रिटिश ट्रैवलर। बाकी जो डुआर्टे बारबाडोसा, डोमिंगो पीज और फर्नाओ नूनीज है ये पोर्चुगीज ट्रैवलर थे। अब इन विच ईयर वास्को डी गामा अराइव्ड एट कैलिकट, जैसा हम लोग को पता है वास्को डी गामा किस साल आया था? तो 1498 में आया था और इसे जो है सी रूट की खोज करने के लिए पुर्तगाल से भेजा गया था। और ये किसके साथ जब ये आया था तो उस समय कैलिकट का राजा कौन था? तो उसका नाम था जैमुरिन। जैमुरिन ने इसका काफ़ी स्वागत किया था और उसके बाद ये जब वापस जाने लगा तो जितना सामान यहाँ से लेके गया था जितने दाम पे, उसका 60 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ था। इस तरह से जो है जो सी रूट जो है पुर्तगाल और इंडिया के बीच का, वो वास्को डी गामा ने इसकी खोज की थी। लेकिन वास्को डी गामा के जाने के बाद जो है तो फर्स्ट वायसराय जो था इंडिया में वो कौन आया था जो पुर्तगाल का था? तो उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में आया था जो फर्स्ट पुर्तगाल वायसराय था। और उसके बाद आया था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क आया था 1509 ईस्वी में। और अल्बुकर्क ने क्या किया था कि गोवा को बीजापुर के रूलर जो आदिल शाह थे उससे जो एनेक्स कर लिया था 1510 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया, यानी कि रियल फाउंडर कौन था? तो रियल फाउंडर था फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क जो था वो रियल पावर था जो 1509 ईस्वी में पुर्तगाल यानी कि इंडिया का गवर्नर बनता है और वायसराय बनता है। वायसराय बनने के बाद क्या करता है कि जो गोवा को अनेक्स करता है, बीजापुर के सुल्तान जो है आदिल शाह उससे जो है अनेक्स कर लेता है। इसने क्या किया, इसने एक नियम चलाया था कि पोर्चुगीज मेन को ज़्यादा इनकरेज कर रहा था कि इंडियन वीमेन से शादी करो और जो है अपना जो है प्रेजेंस जो है वो इंडिया में बनाने के लिए और अपनी परमानेंट कॉलोनी को भी बनाने के लिए ये जो है इनकरेज करता था पोर्चुगीज लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इन इंडिया पोर्चुगीज बिल्ट देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस। पहला फोर्ट्रेस जो है पोर्चुगीज ने कहाँ बनाया था? तो वो बनाया था कोचीन में। कोचीन में पहला फोर्ट्रेस बनाया था जब अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो था वायसराय नहीं था उस समय 1503 ईस्वी में इसे बनाया गया था। जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बन के आया था जब वायसराय इंडिया का, तो उसके बाद बनाया था कैनानोर में और अंजीदीव में 1505 ईस्वी में बनाया गया था जो
फोर्ट्रेस जो है ये पोर्चुगीज के द्वारा बनाया गया था कन्नानौर और अंजी द्वीप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड, यानी कि ट्रेड के लिए इंडिया आने वाला सबसे पहला कौन था? तो सबसे पहला पोर्चुगीज था। और पोर्चुगीज के बाद पोर्चुगीज के बाद कौन था? पोर्चुगीज के बाद आया डच, डच के बाद इंग्लिश, इंग्लिश के बाद दानिश और दानिश के बाद फ्रेंच, यानी पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, दानिश और फ्रेंच, ये सीक्वल आपको याद रखना है। और जो पोर्चुगीज जो था वो सबसे पहले आया था 1498 में और सबसे लास्ट में गया भी था 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया, कौन था जो पहला सी ट्रेड सेंटर्स इंडिया में स्थापित किया? तो वो भी था पोर्चुगीज। जो पोर्चुगीज जो थे उसी ने पहला सी ट्रेड सेंटर भी जो है वो इंडिया में सेटअप किया था। जो पहला पोर्चुगीज वायसराय था जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उसने दीव को 1509 ईस्वी में उस पर कब्जा कर लिया था। और दीव को कब्जा करने के पीछे उसका क्या कारण था? ताकि इंडियन ओशन में अपने पावर को बढ़ाया जा सके और अपने मोनोपोली को बढ़ाया जा सके। जो बाकी जो शिप जो आते थे वहाँ पर उससे वो टैक्स भी लिया करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन इस्टेब्लिश्ड बाय पोर्चुगीज वाज, पोर्चुगीज के द्वारा कौन सा फैक्ट्री जो है बंगाल में इस्टेब्लिश किया गया था? तो वो था हुगली, हुगली इस्टेब्लिश किया गया था। तो 1534 ईस्वी में 1534 एडी में क्या होता है कि पोर्चुगीज को परमिशन मिल जाता है कि सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने का। किसके द्वारा मिलता है? तो उसमें बंगाल के जो रूलर थे गियासुद्दीन महमूद शाह, इनके द्वारा इसे परमिशन मिल जाता है कि सतगांव और चटगांव में आप अपनी फैक्ट्री खोल सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो है पूरे बंगाल में जो है पोर्चुगीज ने अपनी फैक्ट्री खोली। और जब सतगांव डिक्लाइन होने लगा था 16वीं सेंचुरी में तो उसे रिप्लेस करके हुगली में अपनी फैक्ट्री जो है वो खोल दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू पौंडीचेरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पौंडीचेरी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिया है उसको कंसीडर करना है। तो फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पौंडीचेरी वाज पोर्चुगीज, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पहला जो यूरोपियन पावर था जो पौंडीचेरी को ऑक्युपाई करने वाला वो पोर्चुगीज ही था। द सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पौंडीचेरी वर द फ्रेंच, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। जो सेकेंड पावर था वो था डच, डच ने उसके बाद जो है एक्वायर किया था। और तीसरा स्टेटमेंट है कि द इंग्लिश नेवर ऑक्युपाइड पौंडीचेरी, ये स्टेटमेंट भी जो है वो गलत है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पौंडीचेरी को 1793 ईस्वी में जो है ऑक्युपाई कर लिया था और बाद में उसे फ्रांस को हैंड ओवर कर दिया था 1814 ईस्वी में अंडर ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। हुगली वॉज यूज्ड एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाई, हुगली को बेस ऑफ पायरेसी किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता था? वो पोर्चुगीज के द्वारा ही उसे इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि उस समय हुगली में पहली बार जो है फैक्ट्री जो है वो उसी ने खोली थी, अपना पोर्ट उसी ने खोला था पोर्चुगीज ने। और उस तरह से जो है तो उसने बेस ऑफ पायरेसी बना दिया हुगली नदी को। लेकिन 1631-32 में जब कासिम खान जो गवर्नर था बंगाल का, उसने जो है बहुत सारे जो पोर्चुगीज पायरेटर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया था और उनको बंदी बना लिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी से कौन कनेक्टेड है? तो ब्लू वाटर पॉलिसी से कनेक्टेड है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या है? तो ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब ये है कि जो इंडियन ओशन जो था उसको पूरी तरह से कमांड करना और इंडिया के साथ जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको अब अपने हक में कर लेना, यानी कि जो ट्रेड होगा वो पोर्चुगीज के बिना इजाज़त के नहीं होगा। इसलिए ब्लू वाटर पॉलिसी जो है डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने शुरू किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता का फाउंडर कौन था? तो कलकत्ता का फाउंडर था जॉब चार्नॉक, जॉब चार्नॉक जो था वो कलकत्ता का फाउंडर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स इनटू इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि यूरोपियन पावर्स की एंट्री के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? तो पहला है द पोर्चुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1409, ये पहला स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। पोर्चुगीज ने गोवा को किस ईस्वी में एनेक्स किया था? तो 1510 में। दूसरा, इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एंड मसूलीपट्टनम, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पहला साउथ में पहली फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में खोला था इंग्लिश ने। इन ईस्टर्न इंडिया द इंग्लिश कंपनी ओपनड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन उड़ीसा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उड़ीसा में जो है ईस्टर्न इंडिया में 1633 ईस्वी में जो
ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने पहली फैक्ट्री खोली थी। और अगला स्टेटमेंट है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स द फ्रेंच ऑक्युपाइड मद्रास इन 1746। ये स्टेटमेंट भी जो है करेक्ट है कि डुप्लेक्स के लीडरशिप में फ्रेंच ने मद्रास को ऑक्युपाई कर लिया था 1746 में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट टू स्टार्ट अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया वर्ड। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी खोलने वाली जो थी वो कौन थे? वो थे डच। डच एक्चुअली में इतने पावरफुल नहीं थे, इसलिए उन्होंने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है वो खोली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच इस्टेब्लिश्ड देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया। यानी कि इन सब किस प्लेस पर डच ने अपने ट्रेडिंग सेंटर जो है इंडिया में खोली थी? पहला है नागापत्तनम, करेक्ट है। चिंसूरा में, मछलीपत्तनम में भी, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, इन सब जगह पे जो है वो डच ने अपनी ट्रेडिंग सेंटर जो है वो खोल के रखा था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागापट्टनम में 1658 ईस्वी में, चिंसूरा में 1653 में, मछलीपत्तनम में 1605 में, सूरत में 1616 में, आगरा में 1621 में, कोचीन में 1663 में और पटना में 1638 या 1632 में इन लोगों ने अपनी ट्रेडिंग सेंटर खोली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया वाज। ईस्ट इंडिया कंपनी के सीक्रेट का क्या कारण था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सीक्रेट का जो कारण था वो पहला था, एक तो इंडिया में नेशनलिज्म का अभाव था। लोगों को राष्ट्र के प्रति जागरूकता कम थी। उस समय लोग राष्ट्र को जानते ही नहीं थे, अपने प्रांत को जानते थे। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। द कंपनी आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्म। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जो कंपनी की जो आर्मी थी वो ब्रिटिश से सीख के आई थी, उन लोगों के पास मॉडर्न हथियार भी थे। और इंडियन सोल्जर्स जो उस समय के थे वो इस समय पैसे के लिए जाते थे, यानी कि जिस राजा की तरफ से या जिसकी तरफ से भी ज़्यादा पैसा मिलता था वो उसी के लिए काम करते थे। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनीज गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया। कौन सी पहली ब्रिटिश कंपनी थी जिसे चार्टर मिला था इंडिया में ट्रेड करने के लिए? वो थी लेवांत कंपनी। लेवांत कंपनी जो थी उसे जो है चार्टर मिला था पहली बार इंडिया में ट्रेड करने के लिए। लेकिन बाद में क्या करती है कि बाद में वो जो है यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स जो है वो उसके साथ मिलकर ये अपना जो है जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी मिला कहा जाता है, बाद में उसके साथ मिलकर जो है वो काम करना अपना शुरू कर देती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा लेवांत कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम्परर ऑफ इंडिया व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड। यानी कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी उस समय इंडिया में मुगल एम्परर कौन था? तो वो था अकबर। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और उस समय जो है इंडिया में अकबर का शासन होता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। यानी कि किस मुगल एम्परर के शासन के समय में पहला फैक्ट्री जो है इंग्लिश ने इंडिया में खोली थी? वो था जहांगीर। जहांगीर के समय में पहला जो है ईस्ट इंडिया में फैक्ट्री खोली गई थी। वो कहाँ खोली गई थी? तो वो साउथ में खोली गई थी, मसूलीपट्टनम में। लेकिन जो फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री जो है ब्रिटिश की वो कहाँ खुली थी? वो सूरत में खुली थी 1613 ईस्वी में। मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला गया था जहांगीर के समय में, और 1613 ईस्वी में खोला गया था सूरत में। वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिशर्स सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613? अभी हम लोग डिस्कस किया कहाँ पे खोला था? सूरत में खोला था 1613 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फैक्ट्री और फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है फैक्ट्री जो है 17वीं शताब्दी के शुरुआत में खोली गई थी? तो वो केवल और केवल बरूच में खोली गई थी। बरूच में चिकाकोले और त्रिचिनापल्ली में नहीं खोली गई थी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 17th सेंचुरी एडी में, जो स्टार्टिंग ऑफ 17th सेंचुरी एडी है, उसमें सबसे पहले फैक्ट्री जो है कहाँ खोलती है? तो वो है आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा, बरोच में खोलती है 1619 में। उसके बाद मसूलीपट्टनम में 1611 में, और अरमा गांव में 1626 में, और हरिहरपुर और बलासोर में 1633 और हुगली में 1651 ईस्वी में खोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री एट सूरत। यानी कौन सी यूरोपियन कंपनी थी जो पहली बार जो है सूरत में अपनी कंपनी खोलती है? वो थी इंग्लैंड की। और किस ईयर में खोलती है? तो 1613 ईस्वी में खोलती है। जबकि वहाँ पर सूरत में जो दूसरी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी कि जो
यूरोपियन कंपनी थी वो थी डच। डच ने खोला था 1616 में और फ्रेंच ने खोला था 1668 ईस्वी में खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम। बॉम्बे को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे लिया था? तो बॉम्बे ने लिया था पोर्चुगीज से। और किस समय लिया था? जब HM चार्ल्स जो चार्ल्स II जो थे, जब इंग्लैंड के किंग, उनकी शादी जब हो जाती है कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा पुर्तगाल के प्रिंसेस से 1661 ईस्वी में, तो चार्ल्स II जो है वो बॉम्बे को दहेज में ले लेते हैं एट एनुअल रेंट ऑफ 10 पाउंड पर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा किस गवर्नर को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर को एक्सपेल कर दिया गया था? वो थे जॉन चाइल्ड। एक्चुअली में क्या हुआ था कि जॉन चाइल्ड को एक्सपेल क्यों किया गया था? तो जॉन चाइल्ड जो था वो चाह रहा था कि मुगल का जो पोर्ट है बॉम्बे में और वेस्टर्न कोस्टल एरियाज में उन सबको वो घेराबंदी करके चाह रहा था कि इन सबको जो है अपने कब्जे में ले लिया जाए। लेकिन औरंगजेब को ये सब बात पता चल गई और उसने जो है और जो उसने जो अपने सेना को भेज दिया वहाँ पर कि इसे जाके इसको हराने के लिए जॉन चाइल्ड को, और जॉन चाइल्ड ने माफ़ी मांगी और उसके बाद उसे जो है देश से बाहर कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। Which one of the following was the immediate cause of फर्स्ट कर्नाटक वार? फर्स्ट कर्नाटक वार का इमीडिएट कॉज क्या था? तो फर्स्ट कर्नाटक वार का इमीडिएट कॉज जो था वो था कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप्स बाय द ब्रिटिश। यानी फ्रेंच के शिप को ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद जो है फर्स्ट कर्नाटक वार की शुरुआत हुई थी। तो फर्स्ट कर्नाटक वार सबसे पहले तो ये कि 1746 से लेके और 48 के बीच में हुआ था। उसमें हुआ क्या था कि ब्रिटिश कैप्टन बर्नेट थे, उन्होंने कुछ फ्रेंच शिप्स को जो है वो कब्जा कर लिया था। उसके बाद जो है जो नवाब अनवरुद्दीन ने अपने कमांडर महफूज खान को भेजा कि जाके फ्रेंच को हराने के लिए। लेकिन जो है जो फ्रेंच आर्मी थी वो ज़्यादा तैयार थी प्लस ज़्यादा एडवांस्ड भी थी और नवाब की आर्मी को हरा देती है बैटल ऑफ सेंट थोम में। जिसे बैटल ऑफ सेंट थोम कहाँ पे है? तो नियर अद्यार रिवर के किनारे में है। और इस तरह से जो है फर्स्ट कर्नाटक वार की एंड हो जाती है। और फर्स्ट कर्नाटक वार के एंड के बाद जो है एक ट्रीटी साइन होती है जिसको ट्रीटी ऑफ एक्स-ले-चैपल कहते हैं, जो 1748 ईस्वी में साइन होती है। अब मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो फर्स्ट कर्नाटक वार जो अभी हमने पढ़ा, फर्स्ट कर्नाटक वार कैसे खत्म होता है? तो एंडेड बाय द ट्रीटी ऑफ एक्स-ले-चैपल। उसके बाद आता है थर्ड कर्नाटक वार। तो थर्ड कर्नाटक वार जो है कैसे समाप्त होता है? तो वो होता है ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ खत्म होता है। सेकंड कर्नाटक वार जो है वो एक्चुअली में क्या होता है? इनकन्क्लूसिव वार रहता है। और फर्स्ट मैसूर वार जो है उसमें ब्रिटिशर्स जो है हार जाते हैं, जो मैसूर की सेना थी उसके बाद। यानी कि फर्स्ट कर्नाटक वार जो है वो खत्म होता है ट्रीटी ऑफ एक्स-ले-चैपल के साथ। थर्ड कर्नाटक वार जो है एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस। सेकेंड कर्नाटक वार जो एक इनकन्क्लूसिव वार है। और फर्स्ट मैसूर वार जो है जिसमें ब्रिटिशर्स की हार हो जाती है। यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4132 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ एक्स-ले-चैपल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। यानी कि एक्स-ले-चैपल ट्रीटी के बारे में बात कही कि इसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो फर्स्ट कर्नाटक वार वाज एंडेड, अभी हमने पढ़ा फर्स्ट कर्नाटक वार के एंड हो जाती है एक्स-ले-चैपल के ट्रीटी के बाद। और इंग्लिश जो है गॉट बैक मद्रास, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मद्रास जो है वो इंग्लिश को दे दिया जाता है फर्स्ट कर्नाटक वार के बाद। तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द क्वारल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस टू अक्वायर टेरिटरीज। यानी कि कौन सा वो यूरोपियन था जो पहली बार जो है भारत के दो राजाओं के बीच के झगड़ों में हिस्सा लेना शुरू किया था? वो था डुप्लेक्स। डुप्लेक्स ने जो है वो क्या करता था कि दो राजाओं के बीच में झगड़ा हो रहा है तो वो किसी एक का साथ दे देता था और अपनी सेना को उसके राज्य में भेज देता था। और जो राजा था वो सेना का एक्सपेंसेस जो है पूरा वहन करता था। और इस तरह से क्या करता था? इस तरह से वो जो है एक राजा जीत जाता था, एक राजा हार जाता था। जो हार जाता था उसके टेरिटरी पे वो कब्जा कर लेता था डुप्लेक्स। और यही जो नियम था उसे बाद में जो है इंग्लिश पीपल के द्वारा भी यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा भी अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इंडिया
अमंग द फॉलोइंग लोकेशंस द फ्रेंच इस्टेब्लिश द अर्लीस्ट फैक्ट्री एट। फ्रेंच ने अर्लीस्ट फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे लगाई थी? तो फ्रेंच ने अर्लीस्ट फैक्ट्री अपनी लगाई थी सूरत में। सूरत में जो है वो अपनी अर्लीस्ट फैक्ट्री लगाई थी 1668 ईस्वी में। उसके बाद सेकंड फैक्ट्री जो है वो सेकंड फैक्ट्री लगाई मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में लगाई 1669 में। और उसके बाद जो है वो चार्टर मिल जाता है उसे किसके द्वारा? तो सुल्तान ऑफ गोलकोंडा के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इंडिया। किसे फ्रेंच कंपनी का फाउंडर बोला था इंडिया में? तो उसे बोला था कोलबर्ट को। कोलबर्ट को जो है फ्रेंच कंपनी का फाउंडर बनाया जाता है, जिसके रिकमेंडेशन पर ही 1664 ईस्वी में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय डच, यानी कि डच के द्वारा किस बंगाल में किस जगह पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया गया था? तो वो चिंसूरा में भी किया गया था और हुगली में भी किया गया था, यानी कि बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। चिंसूरा और हुगली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्रेंच फेल्ड टू इस्टेब्लिश पावर इन दक्कन बिकॉज। फ्रेंच जो थे वो दक्कन एरियाज में अपने पावर को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। उसका मेन वजह क्या था? उसका मेन वजह था कि इंग्लिश हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, यानी इंग्लिश के पास स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। और साथ ही साथ क्या था कि साथ ही साथ जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो नेवल स्ट्रेंथ था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जबकि जो फ्रेंच था उनका नेवल स्ट्रेंथ जो है वो कम हो गया था। क्योंकि जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन था, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में फ्रेंच की जो नेवल कैपेसिटी थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और उसी समय में ब्रिटिशर्स ने अपने नेवल कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था। तो इसी वजह से जो है डेक्कन में जो है फ्रेंच जो है अपना पावर इस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स एंटर्ड इनटू इंडियन ट्रेड एट वन टाइम और अदर। अब जिसको जो है सीक्वेंस में बताना है कि सबसे पहले कौन आया था। सबसे पहले हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, सबसे पहले आया था पोर्चुगीज के पास आया था डच के बाद आए थे इंग्लिश और इंग्लिश के बाद आए थे फ्रेंच, यानी कि 4213 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले पोर्चुगीज जो इंडिया में आए थे 1498 में, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1602 में, फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आती है 1600 में, फिर डानिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आती है 1664 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है, आपको बताना है कि इन सब राज्यों पे किसका कब्जा हुआ करता था। तो सबसे पहले है पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी पे किसका कब्जा था? तो पौंडीचेरी पे था फ्रेंच का कब्जा। गोवा पे किसका कब्जा था? गोवा पे था पोर्चुगीज का कब्जा। ट्रांकेबार पे था डेनिश का कब्जा और सेंड्रास पे था डच का कब्जा। यानी कि पौंडीचेरी पे था फ्रेंच का कब्जा, गोवा पे जो पुर्तगाल राज करते थे, और ट्रांकेबार में डेनिश और सेंड्रास में डच, यानी कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर यूरोपियंस गॉट बेस्ट सॉल्ट पीटर एंड ओपियम, यानी कि यूरोपियंस को बेस्ट सॉल्ट पीटर और ओपियम जो है वो किस राज्य से मिलता था? तो वो था बिहार। बिहार से जो है सॉल्ट पीटर और ओपियम की जो है का एक्सपोर्ट जो है वो ब्रिटिशर्स करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द कॉजेज ऑफ सक्सेस ऑफ ब्रिटिश एंड फेलियर्स ऑफ फ्रेंच इन इंडिया, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? यानी कि किस वजह से जो है ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में सक्सीड कर जाते हैं जबकि फ्रेंच जो है वो इंडिया में फेल हो जाते हैं? तो पहला गेटिंग ह्यूज वेल्थ एंड मैन पावर फ्रॉम कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बाय ब्रिटिशर्स, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जब बंगाल को ब्रिटिशर्स जीत जाता है तो उसके बाद जो है बहुत सारा मैन पावर ही बंगाल से मिल जाता है, प्लस उसे वेल्थ भी मिल जाता है। और अभी हमने डिस्कस किया था कि नेवल सुपीरियोरिटी भी जो थी वो ब्रिटिशर्स के पास ही थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय मुगल एम्पेयर। याद रखिएगा अपॉइंटेड बाय मुगल एम्पेयर। तो मुगल एम्पेयर के द्वारा जो लास्ट गवर्नर जो था बंगाल का वो था मुर्शीद कुली खान। हालांकि मुर्शीद कुली खान जब डेथ होने वाली थी उसके बाद उसने जो है उसने जो है अपने सन इन लॉ को जो है वो गद्दी पर, जिसका नाम था शुजाउद्दीन, उसको गद्दी पर बिठा दिया था। लेकिन एक्चुअली में मुगल एम्पेयर के द्वारा अपॉइंटेड जो था वो मुर्शीद कुली खान ही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर बिगेन द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडिया, यानी किस वॉर के बाद जो है ब्रिटिश जो है इंडिया में सुपीरियर होने लगा था? तो वो था बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जो है वो किस में होती थी? बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 में। और जो
किसके किसके बीच होती है, तो सिराजुद्दौला के बीच होती है और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होती है, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और रॉबर्ट क्लाइव जो जीत जाता है और बंगाल पर उसका कब्जा हो जाता है। तो इस वजह से जो है जो ब्रिटिश का कंसोलिडेशन जो है वो बंगाल में पूरी तरह से हो जाता है बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध के बाद। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, अभी हमने डिस्कस किया। जो रॉबर्ट क्लाइव जो थे, रॉबर्ट क्लाइव जो है जो बैटल ऑफ प्लासी होती है उसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, उसके बाद जो है ब्रिटिश एम्पायर का जो है कंसोलिडेशन इंडिया में हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव। Who among the following has been called हेवन बॉर्न जनरल, हेवन बॉर्न जनरल किसे कहा गया था, ये रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया और किसके द्वारा कहा गया, तो ये विलियम पिट के द्वारा इसे कहा गया है। विलियम पिट ने इसे हेवन बॉर्न जनरल जो है वो कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, किसने जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर को अपने कैपिटल को शिफ्ट कर लिया था, तो वो था मीर कासिम। मीर कासिम जो है उसने जो है अपने कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर में ट्रांसफर कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट डिसाइसिव बैटल दैट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज, यानी कि ब्रिटिशर्स का इंडिया में जो है मोस्ट डिसाइसिव बैटल कौन था, तो वो था बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर जो है वो किस ईस्वी में हुआ था, तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 ईस्वी में। किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो हेक्टर मुनरो के बीच लड़ा गया था एक तरफ से, और दूसरी तरफ थे मीर कासिम नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू। और इसमें जो है इन अलाइड फोर्सेज जो है मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम टू की अलाइड फोर्सेज जो है हेक्टर मुनरो के साथ हार जाती है और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो साइन हो जाता है। तो ये जो था बैटल ऑफ बक्सर जो था वो जो है उससे जो है ब्रिटिश का जो है पूरे इंडिया में कंसोलिडेशन शुरू हो गया था। बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल में कंसोलिडेशन शुरू हो गया था, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर के बाद पूरे इंडिया में कंसोलिडेशन जो है ब्रिटिश पावर का शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट। अभी हमने डिस्कस किया जब बंगाल ऑफ नवाब बंगाल उसमें कौन था, तो वो था मीर जाफर। मीर जाफर जो था उसमें नवाब ऑफ बंगाल था जिस समय जो है बैटल ऑफ बक्सर जो है लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड ग्रांटेड दीवानी टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी जो है किसने दे दिया था, तो शाह आलम टू ने जो है दे दिया था। 1764 में युद्ध हारने के बाद जो है दीवानी राइट जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का वो दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसके बदले में जो है कंपनी उसे क्या करती थी, तो 26 लाख का जो है पेंशन देती थी और 53 लाख का जो है एक्सपेंसेस देती थी ताकि अपना जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है वो कर सके। इसके बाद जो है इसके बाद जो है इसी के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स जो है वो मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज अपॉइंटेड डिप्यूटी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर इलाहाबाद ट्रीटी, यानी इलाहाबाद ट्रीटी के बाद डिप्टी दीवान जो है मुर्शिदाबाद का किसे अपॉइंट किया था है, तो मोहम्मद रजा खान को जो है डिप्टी दीवान जो है मुर्शिदाबाद का जो है वो अपॉइंट कर दिया जाता है। और जो है 2 दीवान उसमें अपॉइंट होते हैं। डिप्टी दीवान जो है मुर्शिदाबाद का होता है मोहम्मद रजा खान, और उसके बाद जो है राजा सिताब राय को जो है बिहार का दीवान जो है वो नियुक्त, राजा सिताब राय को बिहार का दीवान जो है वो नियुक्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि with which one of the following mountain tribes did the British first come into contact with after the grant of दीवानी in the year 1765, यानी कि 1765 में जब दीवानी राइट ब्रिटिशर्स को मिल जाती है उसके बाद पहली बार उसका सामना किस ट्राइब के साथ होता है, तो वो होता है खासी के साथ। खासी ट्राइब जो है उसके साथ होता है। तो दीवानी जब राइट ब्रिटिशर्स को मिल जाती है तो सिलहट को एक्चुअली में उस समय के जो स्कॉट थे, उस समय के जो जनरल थे स्कॉट ने चाहा कि सिलहट को जो है वो जांतिया और गारो हिल्स से जो है मैच कर दिया जाए। तो उसके बाद क्या होता है कि जो उस समय के जो खासी ट्राइब थे उन्होंने रिवोल्ट शुरू कर दिया था अंडर द लीडरशिप ऑफ तीरथ सिंह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द बैटल्स फाउट इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी, यानी 18th सेंचुरी में
कौन सा बैटल कब लड़ा गया है उसके बारे में बात हो रही है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है। तो सबसे पहले लड़ा गया है कौन सा है, सबसे पहले लड़ा गया है बैटल ऑफ अंबूर। बैटल ऑफ अंबूर जो 1749 में लड़ा गया है। उसका बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ वंडीवॉस 1760 और बैटल ऑफ बक्सर 1764, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बैटल ऑफ अंबूर जो है वो 1749 में लड़ा गया था, जिसमें मुजफ्फर जंग, चंदा साहेब और फ्रेंच जो है फ्रेंच जो है ये सब मिल के लड़े थे, जिसको जो है डुप्लेक्स ने हरा दिया था। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि सिराजुद्दौला की जो है हार हो जाती है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। उसके बाद है बैटल ऑफ वंडीवॉस। बैटल ऑफ वंडीवॉस में जो है जो फ्रेंच जो है वो हार जाती है ब्रिटिशर्स से। और उसके बाद है बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें जो है अलाइड फोर्सेज जो है मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम टू की उसे जो है हेक्टर मुनरो के द्वारा हरा दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैटल ऑफ अंबूर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ वंडीवॉस एंड बैटल ऑफ बक्सर इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो पहला पेयर है बैटल ऑफ बक्सर, किसके किसके बीच लड़ा गया था, मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच अभी हमने डिस्कस किया कि बैटल ऑफ बक्सर किसके किसके बीच लड़ा जाता है, तो वो लड़ा गया था अलाइड फोर्सेज के बीच और हेक्टर मुनरो के बीच। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरा है बैटल ऑफ वंडीवॉस। बैटल ऑफ वंडीवॉस अभी हमने डिस्कस किया कि फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। तीसरा है बैटल ऑफ चिलियन वाला, तो ये लड़ा गया था डलहौजी और मराठास के बीच में। और बैटल ऑफ खुर्दा जो है ये निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें निजाम की हार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अपोज्ड ब्रिटिश इन इंडिया विग्रेसली। किसने जो है ब्रिटिशर्स को इंडिया में पूरी शक्ति के साथ उसका अपोज किया था, वो थे मराठास। मराठास ने जो है इनका बहुत मतलब मजबूती से इनका सामना भी किया था, इनका अपोजिशन भी किया था और फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में ब्रिटिशर्स को हराया भी था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस जो बिल्कुल पूरा कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और कल इसका हम दूसरा पार्ट लेके आएंगे और एक पूरा MCQ के थ्रू ही पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग खत्म करेंगे। थैंक यू।